बनाने पड़ेंगे। देखिए मोनोटोनिसिटी, पहले तो थ्योरी पार्ट है ना। फंक्शन आर सेट टू बी मोनोटोनिक, फंक्शन आर सेट टू बी मोनोटोनिक function are said to be monotonic, function are said to be monotonic if they are either increasing or decreasing in their domain, देखो बच्चा लोग, फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, या तो वो इंक्रीज करे या तो वो क्या करे, डिक्रीज करे। लगातार इंक्रीज कर रहा तो भी मोनोटोनिक बोलेंगे, लगातार डिक्रीज कर रहा तो भी मोनोटोनिक बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स, फर्स्ट fx is equal to e to the power x, सेकेंड fx is equal to ln x, और थर्ड वन fx is equal to 2x plus 3। देखिए एक एक करके बेटा, fx is equal to e to the power x है ना। e to the power x का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह से। ये पॉइंट क्या आएगा, 0,1। सेकेंड fx is equal to ln x, ये पॉइंट होगा 1,0। और तीसरा fx is equal to 2x plus 3। अच्छा, 2x plus 3 का मतलब क्या हुआ, या तो y बोलो, y इक्वल्स टू 2x plus 3। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, y खत्म हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2, और x खत्म हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो क्या ये भी आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, लगातार इंक्रीज फंक्शन। तो इसका मतलब थर्ड वाला जो है क्या है, fx इज इक्वल टू 2x plus 3 है ना, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तीनों जो फंक्शन दिए हैं आर एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। बेटा थोड़ा थोड़ा नोट करते चलो ये है ना, क्योंकि थ्योरी पार्ट है। नोट हो गया, नेक्स्ट बी पार्ट, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला fx इज इक्वल टू -x, fx इज इक्वल टू e टू द पावर -x, cot इनवर्स x। देखिए फर्स्ट fx इज इक्वल टू -x, -x का एग्जाम्पल ऐसा होता है ना। दूसरा fx इज इक्वल टू
ई टू द पावर माइनस एक्स। बेटा ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? तीसरा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। जीरो, पाई बाई टू और पाई, ये कॉट इनवर्स एक्स। तो क्या ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं आपके? डिक्रीजिंग फंक्शन के हैं, सारे एग्जाम्पल डिक्रीजिंग फंक्शन के हैं। बेटा आईटीएफ करवाया हुआ है आपने क्लास में? इनवर्स फंक्शन करा दिया था ना? बेटा नोट हो गया ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? डिक्रीजिंग फंक्शंस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा तो उसको भी मोनोटोनिक बोलेंगे, और इन सारे फंक्शंस को भी क्या बोलेंगे हम? मोनोटोनिक बोलेंगे। नोट कर लिया सबने? देखिए दफात में नोट करते चलिए। फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग as well as decreasing in their domain are said to be non-monotonic. Are said to be non-monotonic. So fx is equal to sin x। देखिए अगर मैं इतने की ही बात करूं तो बेटा ये क्या होता है? नॉन मोनोटोनिक होता है। कैसे? कि पहले देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर गया। फिर इसके बाद क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक के इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हुआ। पहले इंक्रीज किया, बाद में क्या किया? डिक्रीज किया। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन मोनोटोनिक। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ सारे के सारे। दूसरा फर्स्ट सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है? पहले फंक्शन क्या कर रहा है? यहां से यहां तक के इंटरवल में यहां पर फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। और इस इंटरवल में क्या कर रहा है? इसमें एफ एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग। यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। और इस इंटरवल में क्या हो रहा है?
इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। तो ये हो गया 2 1 और ये हो गया 2। तो वेविकर मेथड हम जानते हैं। ये दोनों का क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी यहां पर 3/2। तो देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इस इंटरवल के बाद फंक्शन क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा। यहां पर एफ एक्स क्या करने लगा, इज इंक्रीजिंग। चाहे तो लिख सकते हैं देख करके कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/2, और एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना, 3/2 से इनफाइनाइट। यहां तक कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई डाउट है? यहां तक सब ठीक है ना? नोट करिए। कोई प्रॉब्लम? बेटा नेक्स्ट पेज करें। ये नोट सभी नोट करना है सब लोगों को। नेक्स्ट पेज कर दो, कर दो। Function is देखिए फंक्शन कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मोनोटोनिक इंक्रीज कब होगा। तो मैंने एक डायग्राम ऐसे बना दिया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पर। तो हमें ये दिखाना है कि x इज इक्वल टू ए पर इंक्रीजिंग कैसे चेक करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप a प्लस एच पे जाओगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। और यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे हम
ए माइनस एच, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो अब आप ये देखिए कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो किससे कम है? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कॉमा एफ ऑफ ए। मुझे तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये लेंथ क्या है? दिस लेंथ इज एफ ऑफ ए प्लस एच। ये लेंथ क्या है? एफ ऑफ ए। और ये लेंथ क्या है? एफ ऑफ ए माइनस एच। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एफ ए की वैल्यू जो है वो छोटी है किससे? एफ ऑफ ए प्लस एच से। और एफ ऑफ ए किससे बड़ा है? यही तो बेटा, लगातार इंक्रीज करने का मतलब क्या? जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फंक्शन की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? वाई एक्सिस की लेंथ। जैसे जैसे किसी आदमी की लेंथ कैसे नापोगे, कि हाइट कैसे नापोगे? हाइट नापने के लिए आप ऐसे वाई एक्सिस में आप मूव करोगे कि वाई एक्सिस में कितनी हाइट है। और ये अगर पता करना हो कि आदमी कैसे कितना डिस्टेंस चला तो फिर एक्स एक्सिस में चलेगा। तो अगर हमें इसकी हाइट पता करना है तो कौन सी लेंथ देखेंगे बेटा? वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या? एफ ऑफ ए प्लस एच। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब हो रहा है? कि जब एफ ऑफ ए की वैल्यू कम है। ए प्लस एच, ए से आगे गए तो एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया, फिर ए से पीछे आए तो ए माइनस एच हो गया। तो ए प्लस एच की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर एफ ए की वैल्यू, फिर एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू। तो देखिए कहीं कोई परेशानी आ रही? बनाइए डायग्राम। कैसे तबियत बेटा विनायक? आप ठीक है? आज सही मौके पे आकर चैप्टर स्टार्ट हुआ है नया। यहां तक ठीक है? नोट कर लिया पूरा? नोट हो गया? देखिए एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी monotonic decreasing at x is equal to a if, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये ए पॉइंट
तो ये a कॉमा एफ ऑफ ए। अगर फंक्शन लगातार डिक्रीजिंग है तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू में सबसे ज्यादा होती है वैल्यू, तो ये पॉइंट क्या आएगा, a कॉमा ए प्लस एच, ए माइनस एच, ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एच। ये लेंथ हो जाएगी दिस लेंथ इज एफ ऑफ ए, और आगे आ जाएगा ए प्लस एच। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। तो सबसे छोटी लेंथ जो आएगी, तब एफ ऑफ ए जो होगा वो किससे बड़ा होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच से, और किससे छोटा होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच से। इसका क्या मतलब आ रहा है, यहां पर देखिए, जब x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, आप देखना सबसे छोटी वैल्यू क्या है, मतलब मैं यहां बैक साइड में दिखाता हूं, इसका मैं यूज भी करके दिखाऊंगा एक और, यहां पर स्टार करके। सबसे छोटा वैल्यू बेटा कितना है इसका, a माइनस एच। उससे बड़ा क्या है पॉइंट a, उससे बड़ा क्या है a प्लस एच। यही तो हो रहा है। लेकिन जैसे आप इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो तो इनइक्वलिटी नहीं बदल रही है। बेटा ऐसा हो रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा एफ ऑफ ए, फिर उससे छोटा एफ माइनस एच। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये इंटरवल तो पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे हमने इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट किया, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन यहां देखो, हाँ, पहले a माइनस एच, फिर a प्लस एच। लेकिन जैसे ही हमने इनइक्वलिटी मतलब फंक्शन को ऑपरेट किया, इनइक्वलिटी बदल गई। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा क्या हो गया ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, इनइक्वलिटी बदल गई। तो इसका मतलब क्या मैसेज समझे कि इंक्रीजिंग फंक्शन को जब ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वलिटी नहीं बदलती है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की जगह अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है ना बेटा, ये वाला पॉइंट्स जो है आप नोट कर लें, पिछले वाले में भी नोट कर लें, बैक साइड वाले में भी इंपॉर्टेंट है काफी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करने पर इनइक्वलिटी बदल जाएगी। नेक्स्ट पेज में आए, नेक्स्ट पेज, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए।
डन। नोट कर लीजिए, आप नोट करते हैं, बाद में भी मैं क्लियर कर दूंगा सारे पॉइंट्स। देखिए, अब समझ लीजिए, फिर बाद में नोट कर लीजिए दोनों टुक करके। फंक्शन की अगर मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो जिस पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी आपको चेक करनी है वो पॉइंट, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, यानी फंक्शन डोमेन में होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो कि 1/x की मोनोटोनिसिटी चेक करना चाहते हैं तो 1/x फंक्शन कैसा होता है, 0 पर इन्फिनिटी होता है। तो आप बोलो कि नहीं फिर हम तो क्या करेंगे, उसकी मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। तो 1/x फंक्शन कैसा होता है, y इज इक्वल टू 1/x। 1/x का डायग्राम हम जानते हैं, आराम से हमने किया हुआ है, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन 0 पर ये क्या है, कहां चला गया, इन्फिनिटी चला गया। और अगर हम इसकी डोमेन निकालें भी, डोमेन तो क्या होगी, रियल नंबर माइनस 0 होती है। 0 तो लेते ही नहीं क्योंकि 0 पर इन्फिनिटी चला जाता है। तो जिस फंक्शन की हमें मोनोटोनिसिटी फाइंड आउट करनी होती है, पहली बात तो पॉइंट क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसकी बात करेंगे, अदरवाइज हम बात ही नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात क्या है, फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा यहां पर देखें बेटा, नोट नहीं करें, ध्यान से देखें। जैसे हम ए पॉइंट पर फंक्शन की
यहां पर मोनोटोनिसिटी चेक करना चाहते हैं, क्या ये फंक्शन ए पर डिफाइन है? डिफाइन है, इन्फिनिटी तो जा नहीं रहा, फंक्शन डिफाइन है, बस यहां पर शार्प टर्न आ रहा है। शार्प टर्न आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? शार्प टर्न जैसे आ गया ये, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब कई टेंजेंट, टेंजेंट कई तो नहीं होंगी। टेंजेंट का मेन क्या होता है? जैसे ये दिया हुआ है ऐसे, तो इस पॉइंट पर जैसे हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो होता क्या, देखिए टेंजेंट का बता देता हूं मैं, मेथड क्या होता है। जैसे ये कर्व है, इस पर टेंजेंट खींचते तो ऐसे खींच दोगे, और मान लो ऐसा शार्प टर्न आ जाए, तो टेंजेंट के लिए क्या होता है? टेंजेंट एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो चूंकि यहां पर कर्व स्मूथ है, इसलिए दोनों पॉइंट पास पास मिल जाएंगे। तो ये टेंजेंट लाइन, आप इतने पास पॉइंट होंगे कि ये दोनों पॉइंट कैसे दिखाई देंगे? एक ही पॉइंट दिखाई देगा आपको, इतना पास होगा। तो टेंजेंट लाइन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना देंगे। और कोई भी 2 पॉइंट आपको मिल जाए तो उस केस में क्या होता है? टेंजेंट लाइन, कोई भी लाइन कैसी होती है? यूनिक होती है। अच्छा बेटा बताओ जरा, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कैसे बनाओगे? हाँ, इन्फिनिटी टेंजेंट बनेगी। अच्छा बताते हैं, जरा देखो ध्यान से। ये कर्व है बेटा, यहां देखना, अगर कोई बता सके तो पहले बता दे मुझे, इस पर टेंजेंट लाइन बना सकता है कोई टिप पर, ताकि बाकी लोगों का दर्द खत्म हो जाए। यहां पर टेंजेंट लाइन बना दोगे? कितनी बनेगी? कितनी टेंजेंट लाइन बनेगी? बनेगी ही नहीं। बताओ बेटा लास्ट में कितनी टेंजेंट लाइन बनेगी? 2। 2 से ज्यादा भी बन सकती है, एग्जैक्ट 2 बनेंगी। अब सुनिए टेंजेंट लाइन बनाने कैसे बनाया जाता है। जैसे हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींची है, तो इस पॉइंट के हमें 2 पॉइंट चाहिए, या तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड जाएंगे अगला पॉइंट के लिए, तो राइट हैंड साइड में हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये टेंजेंट लाइन बन गई। या फिर इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके टेंजेंट लाइन बनाएंगे, ये लाइन बन गई। अच्छा अब यहां की बात करते हैं, तो ये समझ में आया टेंजेंट लाइन। अब यहां की बात क्या करें, ये वाला पॉइंट लिया, अगर हम लेफ्ट हैंड जाएंगे तो क्या इस वाली ब्रांच पे आ जाएंगे? भाई ऐसा है कर्व, आप ऐसे समझो, ये और ये पॉइंट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड गया तो ये वाली ब्रांच आ गई, तो दोनों को ज्वाइन करने पर ये लाइन मिल जाएगी। अगर हम इसके राइट वाला पॉइंट लेंगे तो ये वाली ब्रांच मिल जाएगी, तब ये टेंजेंट लाइन आ जाएगी। तो क्या यूनिक टेंजेंट बनेगी? नहीं बनेगी, 2 टेंजेंट बन जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है? जब उस पर एक ही टेंजेंट बने। तो जरा मुझे बताओ, क्या यहां पर शार्प टर्न आ गया तो कितनी टेंजेंट बन जाएंगी? 1 से ज्यादा बन जाएंगी, तो यूनिक तो नहीं रहेगी, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी ये क्या होगा? ये लगातार फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, देखिए डन। इसमें क्या है? लगातार क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन शार्प टर्न आ रहा है तो यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी। ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो जब कंटिन्यूअस नहीं तो एंड पॉइंट पर तो टेंजेंट कहीं भाई यहां पर और यहां पर आप टेंजेंट लाइन नहीं बना पाओगे, क्योंकि ब्रेक आ गया तो टेंजेंट लाइन कैसे बनाओगे? तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं उस पर टेंजेंट लाइन नहीं बनाई जा सकती यूनिक। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी ग्राफ क्या हो रहा है? ऐसे गया, फिर यानी लगातार फंक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फंक्शन कैसा है ये? ड्यूरेशन के लिए क्या? हाँ, तो अच्छा ऐसे ये गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये गया, तो इसमें मोनोटोनिक नहीं रह पाएगा ये। क्यों? मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? लगातार या तो इंक्रीज करता है या तो लगातार डिक्रीज करता है। इस फंक्शन को जानते हो क्या बोलोगे? ये पहले इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। ये फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं कर रहा, तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, बरोबर। अच्छा, तो इतना हमें समझ में आया कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो चाहे ना हो, मोनोटोनिसिटी हम देख सकते हैं। अगर लगातार फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? वो मोनोटोनिक होगा। या लगातार डिक्रीज कर रहा तो फंक्शन कैसा होगा? मोनोटोनिक। आराम से दिख सकता है। ये वाला फंक्शन क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज कर रहा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मोनोटोनिक हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। कुछ पूछना है तो बेटा पूछते जाइएगा। मोनोटोनिक का मतलब होता है,
अच्छा लेट वाली पोजीशन है। मोनोटोनिसिटी, फंक्शन या तो लगातार इंक्रीज करे मतलब बढ़ता चला जाए, या तो लगातार क्या होता जाए, घटता चला जाए, तो दोनों ही फंक्शन को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक बोलते हैं। या तो सैलरी लगातार इंक्रीज होती जाए तो भी मोनोटोनिक है, या तो लगातार डिक्रीज होती जाए तो भी मोनोटोनिक है, बरोबर। चलो बेटा कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, ये वाला पॉइंट नोट करना, करिए। देखिए मैं एक बात और बता देता हूं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि परेशान आप ना हो। इस चैप्टर में आपका कंटिन्यूटी भी आएगा, इस चैप्टर में आपका डिफरेंशियबिलिटी भी आएगा, इस चैप्टर में आपका इंटीग्रेशन भी आएगा। तो 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। जब आपको मटेरियल मिलेगा तो वहां पर भी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाएगा। तो क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं की हुई है हम लोगों ने, तो फिर वहां पर भी एक्सप्लेन करने पे परेशानी आएगी। या आप कुछ भाई देखो, जब कोई टॉपिक देखोगे ना तो आप ऑब्वियस है कि क्या करोगे, आप मटेरियल लगाओगे, तो मटेरियल लगाओगे तो उसमें क्या होंगी, चीजें ढेर सारी इन्वॉल्व होंगी। तो मुझे ये टॉपिक के लिए अभी मतलब ठीक नहीं लग रहा, पर्सनली मेरी राय यही है। क्योंकि कंटिन्यूटी और अभी अगला क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी आएगी, तो मुझे लगता नहीं है कि ठीक है, क्योंकि आप अटकोगे बार बार। इससे कई गुना बेटर है कि आप इंटीग्रेशन पे जाएं। इट्स माय सजेशन, बाकी मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, कैलकुलस को स्टॉप नहीं करना चाहते, बाकी जो अदर टॉपिक उनका कुछ अलग विचार करेंगे। स्टॉप करने में फिर चीजें छूटेंगी, क्योंकि बैक टू वापस आना, समझ रहे हो ना, उसका मैं उपाय करूंगा कुछ। बाकी आप चाहो तो एक काम करो, आप कंटिन्यू करें, क्योंकि फिर बाद में आप पैकेज देख करके मेरे को नहीं बोलोगे कि सर इसमें तो कंटिन्यूटी भी पूछ रहा है, इसमें तो डिफरेंशियबिलिटी भी पूछ रहा है, इसमें तो इंटीग्रेशन भी आ रहा है।
तो आएगा, पहले क्वेश्चन से ही आएगा सब कुछ। क्योंकि देखो बात क्या है कि अभी 1 घंटा ठीक है, मैनेजेबल है, 1 घंटा ठीक है, लगातार 15 दिन का टाइम पास होने के बाद फिर हम बैक फुट में आए, तब क्या फायदा, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। और वैसे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लास्ट में ही किया जाता है, इंटीग्रेशन करने के बाद, जब सब चीजें हमें आती हैं। तो जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है उसके बेस पे मैं छोटा मोटा क्वेश्चंस में आपको करा देता हूं। मोनोटोनिसिटी यहां तक हो गया, तो जब नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे तो मोनोटोनिसिटी की ये वाली थ्योरी हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, जितना पढ़ा दिया उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। ये बताइए जो आपको बताया चैप्टर्स वो सब हो जाएंगे ना उसके पहले, जो जानकारी के पहले क्या क्या इसको मैं स्टॉप कर दूं 2 मिनट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बेटा ये हो गया। लिखिए नेक्स्ट। सेवेंथ, function is देखो कह रहा किसी इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा, इफ x2 greater than x1, this imply f of x2 greater than f of x1। वही है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है ना। इसका डायग्राम देख लो। f of x2 f of x1, ठीक है ना। तो x2 ग्रेटर देन x1 है, तो यहां से देख पा रहे हो कि fx2 ग्रेटर देन fx1 है। दूसरा पॉइंट, फंक्शन बेटा उसमें ओपन इंटरवल ए टू बी लिख लीजिए, क्योंकि ए टू बी में चेक कर रहे हैं ना। तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसका डायग्राम ये हो जाएगा। हाँ जी देखिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन जैसे हमने f ऑपरेट किया
तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, बदल गई। एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ज्यादा, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू ज्यादा है, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू कम है। ठीक है। बेटा ये हो गया, ये हो गया सर। बेटा यहां तक सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़े बेटा। कॉनकेविटी, कॉनकेव डाउन। देखो, फॉर कॉनकेव अप एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। और कॉनकेव डाउन के लिए अगर ये एफ एक्स है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। तो अब देखिए ग्राफ देख के कैसे पहचानते हैं। जैसे मान लो कोई भी बाउल है ऐसे खुला हुआ है ऊपर की ओर, है ना, तो ये फंक्शन, ऐसे सारे फंक्शन क्या होंगे, कॉनकेव अप होंगे। और अगर बाउल डाउनवर्ड पोजीशन पे यानी ऐसे, मतलब स्लोप नीचे की ओर है, ढलान नीचे की ओर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे, कॉनकेव डाउन। बहुत एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। देखिए एफ एक्स है बेटा एल एन एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/x। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, -1/x²। तो आप x कुछ भी रखेंगे नंबर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर कॉनकेव डाउन एफ डबल डैश एक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो। इसमें देखते हैं बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, ई टू द पावर एक्स। एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, तो ई टू द पावर एक्स कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एफ डबल डैश एक्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कॉनकेव अप के लिए क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है। डायग्राम देख के भी बता सकते हो कि कॉनकेव अप क्या है, कॉनकेव डाउन क्या है।
बेटा हो गया? यहां तक नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पेज करूं? 9 y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है? अच्छा, अब जरा देख करके बताइए कहां पर कॉनकेव अप है, कहां पर कॉनकेव डाउन है। बेटा ये होगा -पाई, ये होगा 0, ये होगा पाई, ये होगा 2 पाई और ये होगा 3 पाई। इस इंटरवल में बोलिए क्या है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। इस वाले इंटरवल में कॉनकेव अप, कॉनकेव अप। इस वाले इंटरवल में अगेन कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन। तो अच्छा, चेक करना चाहते तो कर सकते हैं। देखो एफ एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। किस इंटरवल में चेक कराना है बताइए? तो पहले देखिए फॉर केस 1, अगर x बिलोंग करे 0 से पाई, तो 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या दिया है? माइनस साइन एक्स, मतलब निगेटिव, मतलब कॉनकेव, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन देखिए है क्या? 0 से पाई कॉनकेव डाउन है। अच्छा केस 2, केस 2 इफ x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई बेटा, पाई से 2 पाई में साइन एक्स कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो एफ डबल डैश एक्स कैसा है अपने पास? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स निगेटिव नंबर, तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा कॉन केव अप, कॉनकेव अप।
बेटा हो गया? देखिए नेक्स्ट, यहां तक बेटा किसी को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट। देखिए इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं कहीं पर कहीं भी आपका लिमिट कंटिन्यूटी थ्योरी में यूज नहीं होना है। एक्चुअल में जब आप इसकी प्रॉब्लम्स लगाते हो तो उसमें तीन चीजें यूज होती हैं। कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज होगा, कहीं पर कंटिन्यूटी होगा और कहीं पर डिफरेंशियबिलिटी होगा, कहीं पर लिमिट होगा। तो जब ये चैप्टर यूज होंगे, अगर आपको बेसिक जानकारी है केवल इन चैप्टर्स की, कितनी एकदम 12th लेवल की जानकारी है, तब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। 12th लेवल का अगर आपको इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी और लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी अगर जानकारी है तो आपको चैप्टर में कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है तब फिर क्या होगी, आप हर प्रॉब्लम्स में रुकोगे। तो इसको थ्योरी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जितनी थ्योरी में कौन से क्वेश्चन मतलब जिनमें लिमिट कंटिन्यूटी का यूज नहीं हुआ है, उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। गिनती के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे जो थ्योरी में मैं कराता हूं, तो वो तभी कर पाएंगे जब आप लोग लिमिट कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है तो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर आधे घंटे में पूरा। इतनी ही थ्योरी होती है और बस यही है कि जो प्रीवियस चैप्टर मैंने जो आपको बताए उनका बेसिक यूज होगा। सो डोंट वरी, है ना, टाइम आपका कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ। तो इसमें देखिए किसी पॉइंट पर कोई परेशानी आ रही है? अभी कॉन्केविटी चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जहां पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव तो कॉन्केव अप, जहां पर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव तो कॉन्केव डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, function has a point of inflection, has a point of inflection at point x is equal to a if concavity change about that point, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए। जहां पर कॉन्केविटी चेंज होगी वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। अब देखिए इसमें क्या था बेटा, कॉन्केव डाउन, और यहां पर क्या था, कॉन्केव अप। तो ये डाउन और ये अप, तो यहां पर ये चेंज किया ना बेटा, डाउन से अप की ओर चला गया, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। अब यहां देखो कॉन्केव अप है लेकिन यहां पर फिर कॉन्केव डाउन है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या आ जाएगा, अच्छा कॉन्केव अप ये है ना, ये ऊपर की ओर खोल रहा है ना, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन। तो अप से डाउन गए तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां क्या हो रहा है, डाउन से अप जा रहे हैं तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटा यहां देखिए ये वाला क्या है, दिस वन इज कॉन्केव अप और ये वाला पॉइंट क्या है, कॉन्केव डाउन। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन में चेंज हो तो क्या मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। और किस कंडीशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है,
यहां तक की सारी चीजें ठीक है। अच्छा, आगे देखिए 11 नंबर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पहला पॉइंट टेंजेंट क्रॉस द कर्व, दूसरा पॉइंट एफ डबल डैश एक्स 0, तीसरा पॉइंट एफ डैश एक्स इज एक्सट्रीमम, इन तीनों पॉइंटों को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा टेंजेंट लाइन कर्व को क्रॉस करेगी, दिखाते हैं आपको। तो पहले तो समझते हैं कि टेंजेंट लाइन होता क्या है। पहले तो टेंजेंट लाइन के बारे में देखते हैं। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बेटा स्ट्रेट लाइन बताया था मैंने, एक पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना। लोगों ने 10th 11th में भी देखा है, जहां पर m की वैल्यू क्या होती है, वेयर m होता है dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है, x1 y1 निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं आपको कर्व दिखाता हूं। मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होता है। ऐसा होता है, देखो क्या ये कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन, और बेटा ये क्या आ रहा है, कॉनकेव कॉनकेव अप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, हाँ ऑफ कोर्स होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पर 100% होगा। क्यों, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप की तरफ चला गया। तो एक तो पोजीशन पॉइंट ये था कि हम देख करके पहचान सकते हैं कि यहां पर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत है किसी को, बरोबर। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व को क्रॉस करती है। तो यहां पर जो टेंजेंट लाइन है ये एक्स एक्सिस है, मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगा एक्स एक्सिस क्यों है। ये एक्स एक्सिस क्या है, इसकी टेंजेंट लाइन है। तो देखने पे क्या लग रहा है कि ये कर्व को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कहां पर बेटा चेक कर रहे हैं हम, 0,0 पर ही तो चेक करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो रख देते हैं 0,0। तो ये आ जाएगा m की वैल्यू और क्या जाएगा 3 इंटू 0, तो वैल्यू m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू 0 एक्स माइनस 0, तो y इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 0। क्या y इज इक्वल टू 0 को ही हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा वहां पर पक्का है कि टेंजेंट लाइन ऐसा लगेगा कि कर्व को क्रॉस कर गई। दो तरीके सीख लिए, कॉनकेव कॉनकेविटी चेंज होगी, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होगा, वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। टेंजेंट लाइन कर्व को क्या करती है, क्रॉस करती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू वहां पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कहां पर, जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले। तो देखते हैं बेटा एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब, तो एट 0,0 चेक करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा 6x। तो एफ डबल डैश एक्स एट 0,0 6 इंटू 0, यानी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू बेटा क्या हो जाती है। सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, यहां पर लिखेंगे एग्जाम्पल क्या है सेकंड पॉइंट का, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
क्या सीखा कि एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है, एफ डैश एक्स कह रहा अपनी एक्सट्रीमम वैल्यू ले। एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमम का वैल्यू मतलब होता है या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम, दोनों ही केस में क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम। ठीक, अब जरा मुझे सोच के बताइएगा, एक कर्व ऐसा बना है और ये मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 1 है और ये 1 पर 5 वैल्यू है कर्व की, तो एक्स इज इक्वल, ये एक्सट्रीमम वैल्यू कहां पर ले रहा है कर्व, एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमम, इस केस में तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहां पर ले रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, और इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू कितनी है, पहचान हुआ कहां पर है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, कितनी है, 5। ठीक है ना, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। एक कर्व ऐसा है, एक्सट्रीमम वैल्यू कहां पर है, एक्सट्रीमम वैल्यू कहां पर है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, वाई कितना एक्सट्रीमम है, 0। यहां पर आते हैं, ये पॉइंट है 0,1, एक्सट्रीमम वैल्यू कहां पर है, 0 पर, है कितनी, एक्स इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, 1। एक्सट्रीमम वैल्यू कुछ कुछ समझ में आ रही है, कुछ पूछना है किसी को, पक्का, इसको हटा दूं, अब देखते हैं कॉनकेव, अब आगे देखते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स का ग्राफ बना देते हैं, 3x स्क्वायर का ग्राफ यही तो होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो एफ डैश एक्स की क्या एक्सट्रीमम वैल्यू आ गई, 0,0 कौन सा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही तो था। देखिए 0,0 कौन सा पॉइंट था बेटा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही तो था। तो 0,0 पर तीनों चीजें आ गई, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां 0,0, एफ डैश एक्स टेक इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू। बेटा अब आप आराम से नोट कर सकते हैं, ये चैप्टर लगभग एंड है, बस एक पॉइंट बचा हुआ, कंप्लीट हो गया टॉपिक। ये नोट कर लिया था, इसके पहले वाला बेटा ये यहां से नोट करना, करिए नोट आराम से। कुछ पूछना है व्योम, आपको कुछ पूछना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पूरी जानकारी आगे। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर अपना फंक्शन, देखिए कहीं कहीं पर तो क्रिटिकल पॉइंट दोनों एक जैसे दिखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट कहीं कहीं पर अलग दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर अपना फंक्शन नेचर चेंज करता है वो सारे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। जैसे याद होगा वेवी कर्व मेथड हम कर रहे थे, तो जहां पर पॉइंट कट कर रहे थे एक्स एक्सिस को, उन सब पॉइंट्स को क्या बोला था हमने, क्रिटिकल पॉइंट्स। और अगर आप देखोगे वेवी कर्व मेथड में, अगर ऐसा ऐसा करके ग्राफ होता है तो यहां पर कॉन्केविटी भी चेंज हो रही है। तो कुल मिला के क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है जहां पर अपना फंक्शन बिहेवियर चेंज करे, जहां जहां पर भी बिहेवियर चेंज करेगा। जैसे ये, तो यहां पर फंक्शन कैसा हो गया, मैक्सिमा हो गया। दूसरा यहां इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर ही आएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में कई चीजें देखी जाती हैं, जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स में आता है। तो कई बातें हैं, तो आगे आएंगे इसमें भी, क्रिटिकल पॉइंट्स में आएंगे हम, ठीक है ना। जैसे ही मैक्सिमम में पढ़ाऊंगा ना, वहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स की डिटेल जानकारी दूंगा आपको कि क्या किन किन पॉइंट्स पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको केवल क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई परेशानी नहीं। अगले पेज में आ जाए, एक मिनट। हो गया। जी, बेटा ये हो गया, नोट हो गया, विनायक नोट कर लिया, यहां तक कोई परेशानी है? सबने नोट कर लिया ये? हाँ ठीक है, नोट कर लो। बेटा आगे नेक्स्ट पेज करें।
बेटा यहां तक नोट हो गया? बेटा आगे बढ़े। लिखिए। हम्म। 13. If x2 greater than x1, this imply बेटा ये किसकी कंडीशन थी? बेटा ये किसकी कंडीशन थी? इंक्रीजिंग। f of x2 greater than equals to f of x1। क्या कर रहा है देखिए, इंक्रीज किया फंक्शन, बीच में कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज किया, तो इंक्रीजिंग भी हो रहा है और क्या हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, बीच में कांस्टेंट हो गया। अब देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पर x1 और x2 ले लूं तो क्या यहां से देख पा रहे हो कि fx2 की वैल्यू इस इंटरवल में fx2 और fx1 आपस में बेटा कैसा है, इक्वल आ गया। यहां तक समझ में आ रहा है? इन दोनों पॉइंट पे fx1 और fx2 आपस में कैसा है, इक्वल है। लेकिन अगर हम यही पॉइंट x1 और x2 यहां पर ले लें तो fx2 का बड़ा है वैल्यू और fx1 का वैल्यू छोटा है। इस केस में क्या हो रहा है, f of x2 ग्रेटर देन f of x1, यानी ये फंक्शन को हम किस कैटेगरी में दें, f of x इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ x2 greater than x1, this imply f of x2 less than equals to f of x1। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नोट करिए। बस 5 मिनट का। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो थ्योरी पढ़ के क्या मिलेगा,
वो 3-4 क्वेश्चन स्किप कर देंगे जिसमें हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी को यूज कर रहे हैं, बस उनको स्किप करके बाकी सारा पढ़ा दूंगा। लिमिट कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन जिसमें यूज हो रहा है उनको अभी छोड़ देंगे, जैसे जैसे वो टॉपिक होंगे तो वहां पर वो कराएंगे। पिछले वाले लेक्चर में सिर्फ डाउट बताइए। तो उसमें जो इंटरवल है आप कराया था तो उसमें तो -1 से 1 है, उसमें तो क्लोज इंटरवल लगाया था सर। आप मुझे क्वेश्चन दिखा देना क्लास के बाद, अभी देंगे ब्रेक। थ्योरी पहले 5 मिनट कंप्लीट कर लें। तुम आधा घंटा तो लेट आता है और आधा घंटा पढ़ने के बाद ब्रेक मांगता है। ठीक है, कोई बात, बस एक लास्ट पॉइंट है ना, उसको करके फिर देते हैं ब्रेक। उसको बहुत टाइम है अभी। बेटा नोट हो गया ये? हाँ जी। इस रीजन में क्या हो रहा है, इक्वलिटी आ रही है और इस रीजन में आ रहा है ग्रेटर, यानी यहां पर क्या होगा, f of x1 इक्वल्स टू f of x2। बेटा लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या नोट हो गया यहां तक? बस लास्ट पॉइंट। if function is increasing, then nothing defined can be said about the function son f dash x देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है कोई फंक्शन, तो उसका जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है उसके बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, देखो एफ एक्स,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बेटा कैसा डायग्राम है? क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या है? 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है? इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या कर रहा है? इज डिक्रीजिंग। और इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। तो वही कह रहा है कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो हम एफ डैश एक्स फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसका डेरिवेटिव करो वो लगातार इंक्रीजिंग बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है सफिशिएंट एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसमें तो ऐसे पता करते हैं इसका नीचे वाले में नेगेटिव पार्ट में स्लोप बढ़ रहा है। वो अलग चीज है, वो ठीक है, वो समझने का तरीका है। यहां पर क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग है, यानी इसके डेरिवेटिव के फंक्शंस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। एग्जाम्पल नोट करो। ठीक है, 10 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है डिस्कस द मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। तो मोनोटोनिक बिहेवियर देखने का मतलब क्या है कि फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज किया, कहां से कहां पे फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया, यही सारी बातें हैं। और दूसरी बात क्या है, ये सिंगल फंक्शन नहीं है, मल्टीपल है। तो हमें अब इसमें कई चीजें निकालनी पड़ेंगी। जैसे एक पॉइंट शायद मैंने डिस्कशन किया हो कि फंक्शन अगर कोई इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट्स लिखवाया ऐसा कुछ क्लास में करवाया कि फंक्शन अगर क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता है? पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग होता है बेटा तो क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है। ये क्लास में ऐसा किया हुआ है या नहीं किया हुआ? आप लोग जो है 1 मिनट के लिए, हाँ बेटा देखो, बेटा देखिए कई जगह बताया हुआ, जब फंक्शन टॉपिक करा तो भी कराया था मैंने, क्योंकि वहां पर भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में आया था। तो देख लो, इफ f of x is increasing, if f of x is increasing in given domain, then f dash x greater than 0 for all x belongs to domain। अभी बता देता हूं, 1 मिनट लगेगा रीजन बताने में मुझे, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो वहां पर f डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो f डैश एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? f डैश एक्स का मतलब होता है tan थीटा, और ये होता है dy by dx, कुछ भी कह सकते हो।
तीनों बातें एक ही है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 या स्लोप, कुछ भी बोलो इन तीनों में से, ये सारी बातें एक हैं। तो अब देखिए फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, जैसे मान लो फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है लगातार, तो आप कहीं पर भी अगर आप स्लोप लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या वो 90 डिग्री से कम रहेगी, 0 और 90 के बीच में रहेगा? सोच के देखिए, कहीं पर भी बना लीजिए। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? थीटा हमेशा बिलोंग करेगा 0 से 90। तो जब थीटा 0 से 90 बिलोंग करेगा तो m इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। और 0 से 90 के केस में क्या होगा, टेन थीटा कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्या स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा? स्लोप की वैल्यू, एंगल कितना बनेगा, 0 से 90 के बीच में बनेगा, तो वहां पर टेन थीटा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा और हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट, इफ f of x is a decreasing function, if f of x is decreasing function in given domain, ये बताया था मैंने, in given domain, then f dash x कैसा होता है बेटा, लेस देन 0 होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। अब देखिए फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, देखो जरा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, यहां पर देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं, रिपीट करवाई दिया मैंने। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो जरा इस पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिए। तो क्या ये टेंजेंट लाइन हमेशा, जैसे मैंने मान लिया 135 डिग्री, 90 डिग्री से एंगल ज्यादा बनाएगा? कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग आप देख लीजिए, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग, उस पर जब आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री से ज्यादा बनाएगा। तो अब बताइए 90 डिग्री से ज्यादा बनाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये कैसा हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, और dy बाई डी एक्स। ये सारे पॉइंट कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ तो उसका डेरिवेटिव कैसा, पॉजिटिव। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग हुआ तो उसका डेरिवेटिव कैसा, निगेटिव। एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं मैं आपको, देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना, एक्स क्यूब, कैसा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा है, सॉरी ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका डेरिवेटिव निकालो, 3x स्क्वायर। तो बेटा एफ डैश एक्स स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। कहीं कोई डाउट है? हाँ जी, अरे अनमोल यहाँ देखो, हो गया दोबारा रिपीट। एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग तो क्या होगा, डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन, बेटा इसको नोट कर लो पहले।
बड़ा ये नोट हो गया।